क्या क्या कार्य कर रहे थे और कैसे उनका पतन हुआ नेपोलियन का, उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो हम लोग कल पढ़े थे कि फ्रांस की क्रांति में फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने किस प्रकार राजतंत्र को खत्म करके प्रजातंत्र को लाया, और प्रजातंत्र में क्या क्या वो व्यवस्थाएं दे रहे थे वो हमने कल बताया। तो जो फ्रांस की क्रांति हुई उसमें इस फ्रांसीसी क्रांतिकारियों की भूमिका को देखते हुए बहुत सारे ऐसे देश थे जो इनसे सीख लेकर अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए वहाँ के राजाओं के विरुद्ध वो लोग भी खड़े हो गए और वहाँ भी आंदोलन शुरू हो गया। उसी समय फ्रांस में जो फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने जो सेना बनाई थी, वह सेना उन सभी देशों के लिए मदद के लिए आगे आ गई और उन सभी को मदद के लिए तैयार हो गई कि हम आपके इस स्वतंत्रता के लड़ाई में आप लोगों का हम मदद करेंगे और आप लोगों को सहायता करेंगे ये स्वतंत्रता को दिलाने में। इस तरह से ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, रूस, ये सारे देश जो है, बेल्जियम, ये सारे देश फ्रांसीसी क्रांति के ही साथ साथ जो उनके साथ में जो क्रांतिकारी जो लोग थे वो लोग इन सभी को मदद किए और मदद करने के बाद जो क्रांतिकारी सेना थी वह उन सभी देशों को स्वतंत्र कराया और उन सभी देशों में कहीं ना कहीं फ्रांसीसी लोगों का राज हो गया और इस तरह से पूरे यूरोप में एक तरह से राष्ट्रवाद का उदय होने लगा, राष्ट्रवाद का निर्माण होने लगा। और इस तरह से यहाँ पे जो फ्रांसीसी क्रांति है वो और फ्रांसीसी क्रांतिकारियों का जो व्यवस्था था वह व्यवस्था इस तरह से बनाकर पूरे यूरोप में स्वतंत्रता की एक लहर दौड़ा दी। उसी बीच में नेपोलियन का उदय होता है। नेपोलियन का उदय जो 1804 ईस्वी में यह आया और यहाँ का साम्राज्य को यानी फ्रांस के साम्राज्य को संभाला। फ्रांस के साम्राज्य को संभालते ही वह एक नागरिक संहिता या नेपोलियन संहिता एक लागू किया। नेपोलियन संहिता यानी इसमें कुछ अधिकार जो है वह अधिकार लोगों को दिया गया। नेपोलियन ने कहा कि अब मेरे अनुसार पूरा फ्रांस चलेगा और हम जो बोलेंगे वही होगा, मेरे अनुसार यहाँ पे लोगों को कार्य करना होगा, मेरे अनुसार यहाँ पे चलना होगा। तो उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले जो प्रजातंत्र लाया था, जो सबसे पहले हम लोग देखें कि लुई 16वां राज कर रहा था। लुई 16वां जब राज कर रहा था तो उसको हटाने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने जो कदम उठाया और राजाओं से मुक्ति दिलाकर एक जो डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक सरकार का गठन किया था, उसको हटाकर नेपोलियन ने फिर से एक बार राजा वाला तंत्र लेकर आ गया और प्रजातंत्र को नष्ट कर दिया, पूरी तरह से नष्ट कर दिया पूरे प्रजातंत्र को, और वह फिर से एक राजा की तरह पूरे साम्राज्य में राज करने लगा। यहाँ पे अब हम लोग समझेंगे कि फ्रांसीसी क्रांतिकारी में नेपोलियन का क्या रोल रहा और क्या उन्होंने इस नागरिक संहिता में क्या क्या लागू किया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पिछले बार हम लोग पढ़े थे कि क्रांतिकारियों ने अपना विचार और क्या कदम रखे, और इसी तरह अब हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं कि नेपोलियन ने नागरिक संहिता और नेपोलियन की संहिता ये दोनों एक ही है। तो नेपोलियन की संहिता में क्या क्या व्यवस्थाएं लागू की गई थी उसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे थोड़ा सा। तो सबसे पहला है जन्म विशेषाधिकार को खत्म कर दिया गया। नेपोलियन ने आते ही अपने साम्राज्य को संभालते ही सबसे पहले जो हम लोग पढ़े थे, याद होगा कि जब लुई 16वां था उस समय 3 स्टेट चलता था, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट चलता था, जिसमें जो सबसे ऊपर क्लास था प्रथम स्टेट, वहाँ पे कुलीन लोग राज करते थे, पादरी लोग राज करते थे, और सबसे निम्न वर्ग जो तृतीय स्टेट था वहाँ पे जो आपका जो वकील थे, दैनिक मजदूरी करते थे, ये सारे लोग जो निम्न वर्ग के लोग थे ये सारे तृतीय स्टेट में आए थे। लेकिन यहाँ पे ये क्या करता है कि नेपोलियन अपनी सत्ता को संभालते ही, अपने साम्राज्य को संभालते ही जन्म विशेषाधिकार को खत्म कर देता है, क्योंकि पादरी लोगों को शुरू से जन्म से ही ये विशेषाधिकार प्राप्त होता था कि वो ना कर देंगे और लोगों पर राज करेंगे।
कर भी नहीं देंगे और लोगों पर राज भी करेंगे। उसी तरह दूसरा आता है संपत्ति का अधिकार। जब नेपोलियन आया, जब अपना सत्ता को संभाला, तो उन्होंने लोगों को, जनता को जितनी संपत्ति रखनी है उतनी संपत्ति रखने का अधिकार दिया, जबकि ये लुई 16वां के समय नहीं था। और उन्होंने संपत्ति का अधिकार देकर लोगों को यह निश्चित कर दिया कि आप अपने धन के मालिक, अपने संपत्ति के मालिक खुद हैं। फिर तीसरा है भू दासत्व से मुक्ति। उन्होंने भू दासत्व से मुक्ति दिलाई, यानी कि जो जमीन का असली मालिक है वह अपने ही खेत में वह दासत्व का यानी दास के रूप में काम करता था, क्योंकि उसका जमीन जो है राजा ले लेते थे और राजा उसको अपने ही जमीन पर उसको खटाते थे और उससे काम लेते थे। और इसी दासत्व से नेपोलियन में मुक्ति दिलाई। फिर आता है व्यापार एवं आवागमन। नेपोलियन ने बहुत सारा व्यापार पर बहुत ज़्यादा उन्होंने व्यापार को बहुत ज़्यादा बढ़ाया और आवागमन की सुविधा भी वह बहुत ज़ोरों शोरों से वह दिया, जिसके कारण जनता को काफ़ी सहूलियतें प्रदान हुई। फिर आता है कानून में समानता। नेपोलियन ने कानून में सभी को समानता का अधिकार दिया, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा, यानी कुलीन वर्ग हो, पादरी वर्ग हो या कोई आम नागरिक हो, आम जनता हो, वो सभी को एक कानून की नज़र से देखने के लिए एक कानून बनाया और उस कानून के अंतर्गत सबको समानता का अधिकार दिया। यानी कि ये नागरिक संहिता, यहाँ पे पूछा जाए कि नागरिक संहिता में क्या क्या चीज़ नेपोलियन ने दिया, या फिर नेपोलियन ने नागरिक संहिता में क्या क्या व्यवस्था लागू की थी। तो क्या क्या व्यवस्था लागू की थी? जन्म विशेषाधिकार को खत्म कर दिया गया, संपत्ति का अधिकार दिया गया लोगों को, भू दासत्व से मुक्ति दिलाई और व्यापार और आवागमन में यह पूरी तरह से बढ़ावा दिया गया और कानून में समानता लाई गई, यानी सभी को कानून एक समान दिया। लेकिन इसी बीच क्या होता है कि जब नेपोलियन अपना 1804 से अपना जो राज शुरू करता है, तो 1815 तक इस राजपाट को चलाते चलाते वह क्रूर होते जाता है, निरकुश होते जाता है धीरे धीरे। और इस निरकुशता में वह कुछ ऐसी और भी शासन व्यवस्था को लागू करता है, जिससे लोगों में एक आक्रोश उत्पन्न होने लगा। किस प्रकार का आक्रोश उत्पन्न होने लगा? अब हम यहाँ पे नेपोलियन के पतन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। किस प्रकार का आक्रोश, देखिए क्या किया कि नेपोलियन ने प्रशासनिक व्यवस्था, जो पूरे फ्रांस में प्रशासनिक व्यवस्था था, वह प्रशासनिक व्यवस्था को अपने हाथों में लेकर उसमें बहुत सारा बदलाव करने लगा, जिससे जनता को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। और फिर अगला था कि कर बहुत बढ़ा दिया। नेपोलियन ने कर इतना लगा दिया कि जनता अब कर से त्रस्त होने लगी और वो लोग सभी को इस निरकुश राजा यानी नेपोलियन से ये लोग काफ़ी जो है अपने आप को परेशानी महसूस करने लगे, जिस कारण से नेपोलियन को ये लोग देखना पसंद नहीं करने लगे और इसके विरुद्ध आवाज़ उठने लगा। फिर है सेंसरशिप का मतलब होता है कि कोई भी जो पत्रकारिता वगैरह होता है या फिर जो न्यूज़ चलता है, उस न्यूज़ को सबसे पहले नेपोलियन देखता था और नेपोलियन के द्वारा ही वह पास किया जाता था। जो उसको अच्छा लगता था उसको रहने देता था और बाकी उसको फिर काट देता था, यानी सरकार के विरुद्ध यदि कुछ लिखा जा रहा है तो उसको हटा दिया जाता था। फिर आ रहा था सबसे ज़्यादा जबरन भर्ती। वह अपनी सेना में लोगों को जबरन भर्ती करने लगा और अपनी क्षेत्र को, अपने टेरिटरी को बढ़ाने के लिए ये बहुत से क्षेत्रों में अपना आधिपत्य जमाने लगा। इसके लिए उसे सेना की जरूरत हो रही थी और सेना वह जबरन बना रहा था और इस जबरन बनाने के चलते लोगों में एक ऐसा आक्रोश उत्पन्न हुआ, जिसके कारण नेपोलियन का पतन होने लगा और 1815 में वाटरलू का जो युद्ध हुआ, जिसमें यह हार गया और उसका पतन हो गया। यही तो हमारा पूरा फ्रांसीसी क्रांति। यानी यदि हम लोग शुरू से यदि एक बार हम आपको बताएं तो कल हम लोग ने जो शुरुआत किए थे वह राष्ट्रवाद से शुरुआत किए थे। राष्ट्रवाद से शुरुआत करते हुए हम लोग फ्रांसीसी क्रांति को एक अच्छा उदाहरण मानते हुए, राष्ट्रवाद का एक अच्छा उदाहरण मानते हुए कि कैसे फ्रांस की क्रांति में राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार से हो रहा था, वह नेपोलियन और फ्रांसीसी क्रांतियों
क्रांतिकारियों के द्वारा दिया गया। ये 2 पॉइंट को हम लोग अच्छे से यदि समझ गए तो ये 2 पॉइंट के जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो हम लोग अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, अच्छे से लिख सकते हैं। और इसके आगे अब हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में यूरोप में साम्राज्यवाद का किस तरह राष्ट्रवाद का उदय और आगे कैसे बढ़ाया गया और किस प्रकार का इसमें व्यवस्थाएं लागू हुई, वह अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इसको और पढ़ेंगे। धन्यवाद।